Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Saini and in this video we are going to do the PYQs. सुन रहे हो आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और किस चीज के 2023 के जो भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे एंड उसके चीज आपको प्लस में क्या मिलेगी रिसर्च यूनिट जो आपको पता है सबसे वेटेज यूनिट जो होती है आपकी पेपर 1 के अंदर वो आपकी रिसर्च यूनिट होती है। अब इसके अंदर खास चीज क्या है मैम 2023 के क्वेश्चंस तो हमें बाद में भी मिल जाएंगे बाकी नेट पे भी मिल जाएंगे बिल्कुल मिल जाएंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलेगी ना आपको। समझाएगा कौन आपको? अगर कोई आंसर है उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो वो आंसर क्यों है ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगी आपको ये चीजें। सेकंड चीज, आपके जो बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक है वहां पर या फिर उस क्वेश्चन से नेक्स्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन या इस साल दिसंबर में कौन सा ईयर बन सकता है ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। एंड जैसे कि आपका क्वेश्चन है जो इसके 4 ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी तो इसलिए ये वीडियो क्या है थोड़ी सी खास है बाकी वीडियो से। चलिए, अगर आपने देखो मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत करी है एंड इफ यू आर लाइकिंग द थिंग्स कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो देन प्लीज जस्ट वर्थ माई मेहनत एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड शेयर इट। चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। देखो ये आपके क्या है 21 में 2023 के मॉर्निंग सेट के आपके क्वेश्चन है इसके अंदर जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर ये यूज ऑफ थ्योरी इन सोशल साइंस रिसर्च इज इम्पोर्टेंट एज इट प्रोवाइड। अब देखिए आप क्या है सोशल साइंस के अंदर जो हम थ्योरी का यूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्यों है क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि हमारे लिए क्यों है वो इम्पोर्टेंट आपकी। अब आप ये बोलोगे मैम ये तो टॉपिक था ही नहीं हमारी रिसर्च के अंदर। बिल्कुल था, क्यों नहीं था? आपने टॉपिक्स को पढ़ना ही इस तरीके से है कि आपको चीजें समझ में आए। आपको पता है साइंस जो चीज आपकी रिजिड होती है वो जाती है आपकी डिडक्टिव नेचर से, ठीक है। सोशल साइंस किससे जाएगी आपकी इंडक्टिव नेचर से जाएगी। यानी कि इसका जो दूसरा नेम था यहाँ पर वो क्या था पोस्ट पॉजिटिव्स था और पोस्ट पॉजिटिव्स किसके साथ रिलेट करती है आपकी सोशल साइंस के साथ यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आई आपको। अब इसमें जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होगा या फिर जो सोशल साइंस होगी वो आपको क्या बताएगी। अब एक चीज मैंने आपको बताया था डिडक्टिव नेचर का दूसरा नेम क्या होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि डेटा कैसा यूज होगा यहाँ पर क्वांटिटेटिव। इंडक्टिव नेचर का दूसरा नेम क्या होता है आपका क्वालिटेटिव। अब इसी पॉइंट से एक ऑप्शन आपका कट जाएगा जो है आपका ये वाला, खत्म। सोशल साइंस है इंडक्टिव है तो क्वालिटेटिव डेटा होगा ना भाई, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं होगा यहाँ पर आपका। फिर है आपका एक्सेस लिटरेचर। एक्सेस लिटरेचर क्या होता है? एक्सेस में तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, एक्सेस में ये ना आती तो हर चीज की बेकार होती है तो ये भी नहीं हो सकता। बचा आपका कॉन्ट्रास्टिंग ऑफ फ्रेमवर्क जस्टिफिकेशन फॉर रिसर्च। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट हमें यहाँ पर किसी से लड़ाई वड़ाई थोड़ी करनी है, कॉन्ट्रास्ट में हम किसी को प्रूफ थोड़ी करने जा रहे हैं कोई भी चीज। तो कॉन्ट्रास्टिंग क्या है एक नेगेटिव सेंस दे रहा है तो ये भी आपका नहीं होगा। अब सोशल साइंस में क्या आया है आपका जस्टिफिकेशन फॉर रिसर्च। आप यहाँ पर कोई रिसर्च को बनाने जा रहे हो तो उसके बीच में इतनी सारा नॉलेज आएगी, इतनी सारी आपकी चीजें चेंज होंगी, मैनिपुलेशंस होंगी, फ्लेक्सिबिलिटीज होंगी, तो वो क्या हो रही है जस्टिफिकेशन ऑफ रिसर्च ही तो है ये चीज आपकी। अब देखो रिसर्च समझ में आनी चाहिए। अब मुझे से इसमें से जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी कि यहाँ पर जस्टिफिकेशन फॉर रिसर्च आंसर क्यों है, ठीक है। क्यों ये सारी चीजें मैंने उनको सब बताई हुई है यहाँ पर, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आपको इजिली निकल जाएगा। चलिए तो आंसर आपका ये रहा जस्टिफिकेशन फॉर रिसर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर अ सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट विच इज अवेलेबल फॉर रिसर्चर बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस टू देयर रिस्पोंडेंट। यानी कि एक रिस्पोंडेंट के पास जो आपकी रिसर्च कर रहा है उसके पास एक सैंपल अवेलेबल है और वो सैंपल उसके पास अवेलेबल क्यों है क्योंकि वो उसका एक्सेस उसके पास है, यानी कि उसके पास एक्सेस है उसको वो एक्सेस कर सकता है इसके लिए उसके पास वो डेटा अवेलेबल है यहाँ पर। तो इसके अंदर देखो रैंडम सैम्पलिंग होगी आपकी, रैंडम तो होंगी। रैंडम क्या होता है आपका पूरी पॉपुलेशन से इतने सारे सैंपल है किसी को भी आपने एकदम से चूज कर लिया, यानी कि लॉटरी जैसे आप चूज करते हो यहाँ पर। कोटा में क्या होती है आपकी कैटेगरीज डिवाइड होती है यहाँ पर तो ये भी नहीं होगा इसके अंदर। स्नोबॉल के अंदर हमें पता है क्या होता है इसके अंदर जो आपकी चेन सैंपलिंग होती है इसने इन दो को बताया, ठीक है, इन दो ने आगे इन तीन को बताया, इन तीन आगे, तो इस तरीके से बढ़ती जाती है यहाँ पर तो ये भी नहीं है इसके अंदर। कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये है इसका आंसर। क्यों? हमारे पास वो डेटा अवेलेबल है क्योंकि उसका हमारे पास एक्सेस है, यानी कि जिस चीज का हम एक्सेस ले सकते हैं वहीं से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। सपोज अगर आपकी ये पॉपुलेशन है, ये साउथ है आपका, सपोज ये आपका
नॉर्थ है, आपके पास साउथ में एक्सेस नहीं है, आपकी जानकारी नहीं है, यहाँ पर आपकी एक्सेस है, थोड़ा सा आप नॉलेज लेकर या फिर थोड़ी बहुत यहाँ रेफरेंस लगाकर यहाँ से डेटा आप निकलवा सकते हो। तो ये क्या किया आपने, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से की है ना ये चीजें आपने। तो यही है आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग की, अवेलेबल है डेटा उसके पास, क्यों, क्योंकि उसके पास एक्सेस है उस चीज का। तो ये क्या हो गया आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता है, इसी क्वेश्चन में से 3 तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो ये अलग अलग मैंने आपको तीनों के चारों की सैम्पलिंग बता दी क्या। सेकंड बन सकता है इसके अंदर कि इसमें से हमें बताओ कि प्रोबेबिलिटी वाली सैम्पलिंग कौन सी है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इनमें से कौन सा है। तो जो ये तीनों है ना, ये तीनों ही आपके क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। ये कौन सा है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहां पर आपकी किसी भी तरीके की कोई बायसनेस नहीं होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर बायसनेस हो रही है, देखो इसके पास एक्सेस नहीं था तो इन बेचारों को इन्होंने मौका ही नहीं मिला, इनको तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है, इनको मिली है क्यों, क्योंकि ये इसके कन्वेंस में है, इसमें कन्वीनियंस है इसके लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, देन प्लीज लाइक माय चैनल, और सॉरी प्लीज लाइक माय वीडियो। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे। खैर चलिए, आंसर देखिए बिल्कुल सही था मेरा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मैंने आपको बता कर मैं थक चुकी हूँ। स्टेप, प्रोसेस, सीक्वेंस, ये इतना ज्यादा ट्रेंड में है ना इस बार क्वेश्चंस के अंदर जब से कोरोना के बाद, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, वो डीप स्टडी देखता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को देखता है कि आप चीजों को कितना समझ के कर रहे हो। पहले तो रट्टा मार के चले जाते थे, सिंपल क्वेश्चन आते थे निकाल दिया। हाँ, अब नहीं है ऐसा भाई आपका। अब आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कंसेप्ट क्लियरिटी आपकी होनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अब आपको पता होना चाहिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। बेसिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है, किसी चीज की भी रिसर्च करने से पहले आप ये देखते हो कि उस चीज के ऊपर पहले कितनी बार रिसर्च हो चुकी है, किसने की है, उन रिसर्च को देखना, वहां से आइडियाज लेना, किसने की है उनसे बातें करना। जैसे कोई भी मूवी बनती है, सपोज गुंजन सक्सेना थी जो आपकी, जैसे कपिल देव की जो मूवी बनी है आपकी, जो रणवीर उन्होंने बनाई, या फिर धोनी की जो मूवी बनी थी सुशांत सिंह ने बनाई थी, वो क्या था, पहले वो धोनी के पास गए, है ना, उनके पास बातें करी, उनसे वहां पर नॉलेज अपनी शेयर करी, एक्सपीरियंस शेयर करे उनके साथ उनके। तो उससे क्या, उसको एक नॉलेज मिली है, एक एक्सपीरियंस मिला है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। जिसने डायरेक्टर ने वो मूवी बनाई है, वो किससे पूछी है सारी चीजें, आपकी धोनी से पूछी थी ना वहां पर। तो यही क्या होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका, ऐसी रिसर्च करने से पहले जो रिसर्च आपकी उस टॉपिक पर पहले हो चुकी है, उनसे कुछ आइडिया लेना, उनके बारे में स्टडी करना, लूप होल्स निकालना, क्या दिक्कत है क्या अच्छा है, हर चीज को जानना, वो होता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। समझ में बात, अगर ये सब समझ में आ गया, आप क्या करना है प्रोसेस में, सबसे पहले आप निकालोगे फर्स्ट स्टेप को, फिर निकालोगे आप लास्ट स्टेप को। सबसे पहले तो सबसे पहले इसमें देखो फर्स्ट स्टेप देखेंगे हम यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका सर्च फॉर सर्वाइवल, डिफाइन, देखो डिफाइन द पर्पस। कोई भी काम करने से पहले आपको पता होता है ना कि यह काम हम करने क्यों वाले हैं, तो पर्पस डिफाइन होता है, यानी कि बी आएगा सबसे पहले। क्वेश्चन ही खत्म हो गया आपका, तो यहाँ पर बी सबसे पहले आ गया आपका। ये लो, डी देख लो इसके अंदर, सी देख लो, सी क्या बोलता है, असेस द रेलिवेंस ऑफ सिलेक्टेड स्टडीज। देखो सिलेक्टेड स्टडीज जो भी आपने रिसर्च करने वाले हो, उनसे रिलेटेड जितनी भी सिलेक्टेड स्टडीज हैं, उनकी रेलिवेंस क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी यहाँ पर। तो उस चीज को आप क्या करोगे, असेस करोगे, आकलन करोगे उन चीजों का। तो यहाँ पर ये हो गया आपका सेकंड। आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ ई स्टडी। सभी स्टडीज आपने निकाल ली, उनके बाद उनकी क्वालिटी को देखोगे आप कि क्या क्वालिटी है हर एक स्टडी की, क्योंकि वही क्वालिटी आपने भी देनी है अपनी रिसर्च के अंदर। तो ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंटरव्यू द ऑथर ऑफ ईच स्टडी। अगर ये तो एक तरीका हो गया निकालने का। सेकंड चीज क्या कर सकते हो आप, एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक क्या बोलती है आपको, ये ई वाला क्या बोल रहा है, इंटरव्यू द ऑथर ऑफ ईच स्टडी सिलेक्टेड। जितनी भी स्टडी आपने सभी उनका इंटरव्यू लोगे, ये वो ऑथर हैं, वो इंटरव्यू देने बैठे हैं आपको उन चीजों का, आप उनके पास जाओगे चीजें पूछने के लिए, इंटरव्यू लेने नहीं जाओगे। तो ई तो वैसे ही कर दो, ई कर दिया आपका, तो ये दोनों वैसे ही खत्म आपके। सर्च फॉर आर्काइवल रिकॉर्ड। आर्काइव्स क्या होते हैं, जो चीज हमारी छुप जाती हैं, उनको जाओगे आप, दबी हुई चीजों को ढूंढने जाओगे आप, क्यों जाओगे, सर्च करोगे उनको, ये थोड़ी है आपकी रिसर्च में। तो ये ए हटा दो यहाँ से, ए में ये गया आपका, तो बचा ही क्या। तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं रिसर्च के अंदर। एक तो आपको कंटेंट, आपको कंसेप्ट क्लियरिटी है तो आपका इजीली निकल जाएगा। थर्ड में फर्स्ट और लास्ट स्टेप देख लो, वहां से निकल जाएगा। या फिर कुछ नहीं पता है, एलिमिनेशन टेक्निक देखो, जो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता उनको तो ऑप्शन में से ही काट दो आप, खत्म यहाँ से। चलिए आंसर देखिए, ये निकल गया आपका बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ पर। गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च
लेस एम्फेसिस ऑन द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। क्या होता है ये? क्वांटिटेटिव रिसर्च का दूसरा नेम क्या है आपका? डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव कौन सी होती है? आपकी फिक्स्ड रिसर्च। डिडक्टिव यानी कि जो रिसर्च आपकी बन चुकी है, ठीक है ना, वो रिसर्च आपकी बन चुकी है, यानी कि आपका बेसिकली जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल यानी कि जनरलाइजेशन वहां पर हो चुकी है। जनरलाइजेशन क्या होती है? अब किसी भी चीज की कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जो चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है, सिग्निफिकेंस उसको मिल चुकी है, उसको वो हो गया आपका यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। डायरेक्टिव रिसर्च बिल्कुल सही चीज बोल रही है आपकी। किस किस चीज पैसेज होते हैं उनके? जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। चलिए, सेकंड बोलता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट जनरेट एनी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक बात बताओ, ये पॉपुलेशन है, इसमें से इतने सैंपल हमने एक सैंपल क्या किया है, चूज कर लिया, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्या? भाई ये सैंपल रिप्रेजेंट नहीं करेगा आपकी पॉपुलेशन को, तो ये क्या बोल रहा है? ये तो कोई गलत गलत है ना यहाँ पर। ये तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर? वन इज ट्रू, हाँ, वन इज ट्रू स्टेटमेंट, सेकेंड इज फॉल्स। मैं क्या बोल रही हूँ, कंसेप्ट समझ में आ गया? तो क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं, सब मुझे बोलते हैं कि मैम रिसर्च इतनी आसान है, इतनी आसान है। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि यार ये इतना इजी क्वेश्चन था, ये हमसे क्यों नहीं होते? बिल्कुल होंगे। कंसेप्ट के लिए एक बार कर लोगे तो क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व होंगे यहाँ पर आपके पास, ठीक है। चलिए, आंसर देखिए, बिल्कुल सही जवाब हमारा स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम इसके अंदर। चलिए, 15 क्वेश्चन क्या बोलता है? इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देखो मैंने क्या बोला है ना, मैंने जब मैं टॉपिक कराती हूँ ना, मैंने रिसर्च कराई थी, जितने भी क्वेश्चन आपके पास आए, मैंने क्या बोला था? प्रोसेस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या बोला था? प्रोबेबिलिटीज से क्वेश्चन आता ही आता है आपका। और यही क्वेश्चन, और जो मैंने लिखवाए थे डिडक्टिव और इंडक्टिव यानी कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, इनके सारे नाम लिखवा दिए थे जितना उनको बोला जाता है। 3 टॉपिक बताए थे, ये तीनों से देख लो, जितने भी क्वेश्चन अभी तक करें सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से हैं आपके। कोई भी एक चीज अभी तक नहीं आई जो मैंने बोली थी कि क्वेश्चन बनेगा यहाँ से और वहां से क्वेश्चन नहीं, देख लो सारे क्वेश्चन वहीं से है। इसलिए आगे से कुछ बोलूँ ना तो उस पर ट्रस्ट कर लेना, एक्सपीरियंस से बोला जाता है ये चीज, आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए बताती हूँ मैं तुम्हें ये चीजें। चलिए, अपनी पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई है, करते हैं काम। In probability sampling, it is not necessary that all the members of population have an equal opportunity। ये क्या लिखा हुआ है? Not necessary। भैया ये आपकी पॉपुलेशन है, जितना भी है लॉटरी के अंदर, क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती? किसी का भी नंबर आ सकता है भैया, इसका भी आ सकता है, इसका भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है प्रोबेबिलिटी के अंदर। क्या हो गया? गलत है ये स्टेटमेंट वन, तो बिल्कुल गलत है आपकी। Non-probability sampling method is not a fixed or predetermined selection process। क्या, एक बात बताओ, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज नॉट अ फिक्स्ड और प्रीडिटरमाइंड सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, देखो ये तो नहीं होता, सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहले से ही फिक्स नहीं होता, आपका सिर्फ ये चीजें पता होती है कि मुझे कहाँ से चीजें करनी है। प्रोसेस थोड़ी फिक्स है कि कैसे हम करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, एक का साइड था, आपको पता है कि नोट वाले से मुझे डेटा लेना है, लेकिन कैसे लेना है, कौन सी प्रोसेस से लेना है, ये फिक्स नहीं है इसके अंदर। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग गहराई में लेके चले जाना अपने उसको छेद करके, कि नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें ये पता होता है कि आपका लेंगे कहाँ से डेटा, लेकिन कैसे लेंगे ये नहीं पता होता। यानी कि फर्स्ट तो आपका फॉल्स हो गया, एक बोथ, तो बोथ वाला तो खत्म ही हो गया क्योंकि एक सही है आपका। फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट तो ट्रू है नहीं, तो आंसर क्या बन गया आपका? फोर। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड इज ट्रू। देख रहे हो कितने अच्छे से समझा रही हूँ मैं आपको। चलिए, ये हो गए आपके 21 फेब के मॉर्निंग के सेट। अब देखो, मॉर्निंग में एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं था जो पढ़ाया नहीं हुआ था आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चंस भी दिए हैं लगाने को, उन्हें लगा लो। इसमें कुछ नहीं है पेपर में, पेपर वन में लिटरली कुछ नहीं है, चीजों को समझ में आ गई, चीजें ऐसा आसानी से हो जाएंगी चीजें। चलिए, अब हम करते हैं 21 पेपर इवनिंग सेट वाले क्वेश्चंस। चलिए जी, शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। अच्छा, श्री गणेश तो हो चुका है पहले ही। ओके देन, अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च कंपोनेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस सीक्वेंस सीक्वेंस, ज्योति मैम तो बोल बोल के थक गई हैं कि भैया सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके। चलिए, यहाँ पर क्या करना है? रिसर्च की सीक्वेंस लगानी है। इससे इजी क्वेश्चन क्या लोगे भैया, क्या लोगे? ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? ऑब्जेक्टिव। भैया कर क्यों रहे हो रिसर्च आप, ये चीज पता होनी चाहिए ना। ये जो ना रिसर्च क्वेश्चंस यानी कि, या फिर आपका यहाँ पर ये हो सकता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब देखो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्यों होगा? रिसर्च क्या होती है आपकी? सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम,
ये तो रिसर्च बोला जाता है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तो पहले प्रॉब्लम को पता होना चाहिए ना। तो अगर ये ना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी आपका हमेशा पहला स्टेप आएगा। तो फॉर्मुलेशन और रिसर्च क्वेश्चन ही क्या है, प्रॉब्लम है आपकी कि क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव तो डी लगा लो पहला, ये लो। आगे करने की जरूरत है आपको, बताओ, कोई जरूरत ही नहीं है आगे करने की। चलो फिर भी कर लेते हैं एक बार। आपने ले लिया कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव, हम क्यों करेंगे काम। अब क्या आएगा, कैसे करेंगे काम, क्या बनाओगे, प्लान बनाओगे आप। प्लान बना लिया, ऐसे ऐसे काम करेंगे, चलो भाई लग जाओ काम पर। फिर डेटा कलेक्ट करो आप। डेटा कलेक्ट कर लिया हमने, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा की पढ़ाई तो कर लो, क्या डेटा है आपका। डेटा को हमने स्टडी करी, एनालाइज करा डेटा का ई, और उसके बाद हमने क्या है, ड्रॉ कंक्लूजन। यहाँ से भी निकल जाता है आपका कंक्लूजन, तो हमेशा लास्ट में ही आएगा आपका। इवेल्युएशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, रिपोर्ट हो गया, या फिर आपका रीअरेंज हो गया। ये सारी चीजें क्या है आपके लास्ट स्टेप वाली है यहाँ पर। तो आंसर आपका DABEC, ये लो DABEC। चलिए जी। In the data set, any extreme value, either very large or small, compared to the rest of the data, is said to be, उसको क्या बोलते हैं, ये मैं बोल दूंगी कि हाँ, ये एक नया कंसेप्ट आया है आपका। नया भी नहीं है, मतलब सिलेबस का कुछ ऐसा पार्ट नहीं है, ये एक छोटा सा दे दिया जिसके अंदर मैं इसको अगर आप गलत करोगे तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि चलो ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी था, नया था थोड़ा कॉन्सेप्ट। चलो क्या बोलता है ये आपका, इन द डेटा सेट एनी एक्सट्रीम वैल्यू, ऐदा चाहे वो आपकी लार्ज है चाहे वो आपकी स्मॉल है, जब हम उनको कंपेयर करते हैं दूसरे डेटा के साथ तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आउटलायर। अब मैंने यही आपको बताना है यहाँ पर कि क्यों बोला जाता है। और जो ये चीजें हैं, मैं क्या बताती हूँ हमेशा, जो ये बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन के चांसेस बन सकते हैं आपके यहाँ से, कि इस बार आउटलायर पूछ लिया है आपको, नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे एक्सीडेंस एक्सट्रीम आउटसाइडर क्या होता है। अब इसका ये आपका होमवर्क है, आपने ढूंढ के नोट्स बनाने हैं और ये चीज आप लिखोगे। अब बोलोगे मैम आप तो बोल रहे थे हम देंगे आपको ये चीजें, कि आप बोल रहे हो कि हमने सारे इसके, मैंने नोट्स आपको इसके अंदर रखे हैं। चलिए भाई दे देते हैं हम आपको, क्या होता है ये देखिए आपका, ये रहा आउटलायर। आउटलायर क्या होता है आपका, ऑब्जर्वेशंस और डेटा पॉइंट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंस फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द अदर डेटा पॉइंट्स इन अ डेटा सेट। देखो सिग्निफिकेंटली डिफर्स, यानी कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, जो अभी आपका डेटा सेट है वो एक डेटा दूसरे डेटा सेट से कैसे डिफरेंस है, यानी कि इट इज, ये एक वैल्यू होती है डेट अपीयर्स टू बी अनयूजुअल और एटिपिकल व्हेन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डेटा। Outliers can occur due to various reasons as such as error in data collection, measurement error. They represent genuine extreme value, extreme value ये आ गया ना, ये तो क्वेश्चन था आपका। इन द डेटा, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए आप क्या करते हो, आउटलायर का यूज करते हो। चलिए अब दूसरा देखते हैं, अब आपके लिए एक्सीडेंस क्या होता है आपका। ये वैसे तो जो टर्म होती है ये आपकी इन्वायरमेंटल और स्टैटिस्टिकल कंटेक्स्ट में ज्यादा यूज करी जाती है। होती क्या है आपकी, जब एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपकी मेजर और ऑब्जर्व वैल्यू एक्सीड अ सर्टेन प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड और लिमिट, यानी कि हमारी सपोज वैल्यू जो हमें लिमिट, हमें जो मेजर करनी थी वो आनी चाहिए थी 50, लेकिन वो आ गई 70। ठीक है, यानी कि एक्सीड कर गई, जितनी वैल्यू हमें मेजर करनी थी, जितनी लिमिट थी, उससे जब हमारी मेजर वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू एक्सीड कर जाती है, दैट इज नोन एज योर एक्सीडेंस। नाम से क्लियर है ना, एक्सीड हो गई आपकी। तो इन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग द एक्सीडेंस, तो जैसे कि इन्वायरमेंट के केस में हम देख रहे हैं पोल्यूटेंट्स लेवल आपका बढ़ गया, जितना होना चाहिए तो उससे भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है आपका, आपकी जो ग्रीन हाउस एमिशन है ये बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या कंसेप्ट होता है, ये एक्सीडेंस का कंसेप्ट होता है आपका। समझ में आया बिटुआ। चलिए एक्सट्रीम क्या होता है, अब एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम, एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो, इसी तरीके से बात करते हैं ना, कोई चीज या तो बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है आपकी। सिग्निफिकेंटली डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्म और एवरेज इन वेरियस कॉन्टेक्ट सच एज वेदर, फाइनेंस, स्पोर्ट्स। एक्सट्रीम बहुत ही ज्यादा गर्मी होना, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, ये क्या है आपकी नॉर्मली एक्सट्रीम सिचुएशन। आउटसाइडर क्या होते हैं, एक्सट्रीम से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा तो एक्सीडेंट से बनेगा या आउटसाइडर से बनेगा आपका। आउटसाइडर क्या होंगे आपके, देखो आउटसाइडर कौन होते हैं भैया, ये दूसरी जाति के लोग होते हैं, ये जो हमारी जाति से हमने बेदखल कर रखा है जिन्हें, यानी कि समवन और समथिंग, कोई या कुछ, नॉट अ पार्ट ऑफ योर पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी। यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी के नहीं होते हैं वो कौन होते हैं, आउटसाइडर होते हैं आपके, यानी कि समवन हु इज नॉट फैमिलियर विद अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट। कोई भी बंदा किसी एनवायरमेंट से, किसी सिचुएशन से, किसी कल्चर से फैमिलियर नहीं होता है, उसको कौन बोला जाता है, आउटसाइडर। ठीक है, अभी तुम्हें फ्रांस भेज दे, पेरिस जाना है हमें भैया, एफिल टावर के नीचे खड़े होकर वहां तक पहुंच जाओगे तुम, तुम्हें आती है स्पेनिश, आती है फ्रेंच, आती है फ्रेंच, हाँ फ्रेंच ही तो बोलते होंगे वहां पे। तो ये सब क्या है, मुझे बस एक आता होला, होला का मतलब हाय, बस हौला हौला करते चले पहुंच जाना तुम वहां पर, ऐसे नहीं होता है। ठीक है,
क्लियर हो गया अब आपका आउट। चलो एक देखो, ये आपको समझ आ गया ना आपका। इन द डेटा सेट एनी एक्सट्रीम वैल्यू एट द वेरी लास्ट स्प्रेड, कंपैरिजन जो हम करते हैं एक डाटा सेट का दूसरे डाटा सेट के साथ आउटलायर में। एक्सीडेंट, जब कोई वैल्यू आपकी एक्सीड कर जाती है, यानी कि जो आपका मेजर डेटा है और जो एक्चुअल डेटा, यानी कि मेजर डेटा जब एक्चुअल डेटा से ज्यादा होता है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम लो और आउटसाइडर, जो भी आपकी ग्रुप या कम्युनिटी से बाहर का बंदा होता है वो आउटसाइडर होता है। ऐसे पढ़ो, एक बार पढ़ोगे तो बार बार पढ़ोगे। अरे नहीं, एक बार पढ़ोगे तो चीजें समझ में आनी चाहिए बस आपको, ठीक है। बस वही है मेरा मुद्दा यहाँ पर। चलिए, अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन में आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कर देना उसके नीचे, मैं दोबारा आपको ये चीज अलग से वीडियो बनाकर, या आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो है 8595744401। देख रहे हो कितना बड़ा दिल है मेरा, अपना नंबर दे रही हूँ तुम्हें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। 8595744401। ज्योति सैनी है मेरा नाम। नाम तो सुना ही होगा या फिर सुन लो। ये देखो मेरा साइन करने का तरीका, देखो मेरा ये ये बात, दैट्स हाउ आई साइन। चलिए बता देती हूँ, ठीक है। पीछे जाके देखना वरना वीडियो को। नंबर चाहिए तो ऐसे नहीं देते नंबर खुलेआम। इन ऑनलाइन सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैम्पलिंग इश्यूज, इनमें से सैम्पलिंग इश्यूज जो हैं वो आपके कौन से हैं। चलिए एक एक करके पता चलता जाएगा यहाँ पर। पीपल इन अ हाउसहोल्ड यूज द सेम कंप्यूटर एज दे हैव एक्सेस टू ओनली वन। यहाँ पर क्या होता है, जो आपके घरों में जो ये चीजें होती हैं, एक ही कंप्यूटर को यूज करते हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस ही सिर्फ एक का है। तो ये तो भैया क्या होगा, ऑनलाइन सर्वे में दिक्कत नहीं आएगी, सभी की यहाँ पर एक ही कंप्यूटर को यूज करें, कैसे आप डेटा कलेक्ट करोगे। हटा दो। दिक्कत है ये आपकी या नहीं है, ए वाला ले लो, हटाना नहीं है लेना है। अच्छा ये दिक्कत है, ये आपकी इशू है, ए वाला ले लो। ए इसमें है आपका, ए इसमें, यानी कि ये तो भैया खत्म, दो ऑप्शन खत्म। अब एक चीज और देखो कैसे करना होता है। ए तो आएगा ही आएगा, दोनों में सी है यानी कि सी तो आएगा ही आएगा। सी देख लो एक बार। इंटरनेट यूजर कॉन्स्टिट्यूट अ बायस सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। बायस मतलब क्या होता है आपका, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पक्षपाती। ठीक है, यहाँ पर बायस सैंपल क्या है, ये तो आपका डेटा का एक्यूरेसी देगा ही नहीं कभी भी, तो ये भी क्या है, इशू है आपका, तो सी तो आएगा ही। अब आपने क्या करना है, ई को तो पढ़ना ही नहीं है अब, समझ लेना बात मेरी। किसको पढ़ना है, या तो बी को या डी को, दो है इसके, दो इनमें से चॉइस करेंगे तो ई को पढ़ना ही क्यों है बी में। क्वेश्चन ये ऐसे टाइम सेव करना है आपने पेपर के अंदर, ध्यान रखना इस चीज को। बी देखते हैं चलो। मैनी रिस्पोंडेंट्स में हैव मल्टीपल ईमेल आईडी। कौन कौन करता है, झूठ बोलना तुम्हें अपनी माँ की कसम है। क्या करते हो तुम्हें अगर वहां पर डेटा फ्री चाहिए, ठीक है, या फिर वहां पर क्या करोगे, अपनी अलग अलग जीमेल आईडी से चीजें करते हो, डेटा फ्री लेते हो हर जगह से। अगर आपको ये प्राइम का ही क्या मिलता है, एक्सेस मिलता है, तो अलग अलग मेल्स आईडी से फर्स्ट टाइम ले लिया, अपना निकाल लिया यहाँ पर, करते हैं ना। तो एक बार बताओ, एक ही बंदे ने अलग नाम से, ये जो होते हैं ना प्रिया एंजल फेसबुक पे, ये क्या है, अलग अलग तुमने ये आईडी बना ली है। लेकिन ये जो ऑनलाइन सर्वे में तो तुमको अलग अलग इंडिविजुअल के नाम पर दिखा जाएगा ना, यानी कि एक ही बंदा, रूप उसके तुम रावण हो, तुम्हारे 10-10 आईडी होंगी यहाँ पर, तो तुम्हें 10 कैटेगरी के उसमें शामिल कर लिया जाएगा, 10 बंदों की तरह तुम्हें ट्रीट किया जाएगा, यानी कि हमारा जो डेटा है वो तो इफेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, सैम्पलिंग इशू। डी भी देख लेते हैं आपके। सैम्पलिंग फ्रेम्स फॉर ऑनलाइन सर्वे आर चीप। अरे सस्ता हो महंगा हो हमारा इशू थोड़ी है, ये थोड़ी दिक्कत है कोई आपकी, और चीप है तो दिक्कत हो ही नहीं सकती, सस्ती चीज तो फ्री ऐसी दे दो तुम, हम वैसे भी ले लेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए बी सी। देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं आपके, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए ये देखो आंसर देख लो, ए बी एंड सी। चलो नेक्स्ट। ओके, मीन ऑफ अ डेटा सेट इज इक्वलेंट टू। अब देख रहे हो आप, मीन यानी कि एवरेज, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल, ये पढ़ाया था मैंने आपको। अब इसके अंदर जो मीन होगा, इसके अंदर ये क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टाइल, ये आपका 25, 50, ये सॉरी ये सारे क्या होते हैं आपके, अरे एक सेकंड रुको यार, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, यानी कि ये पूरा होता है आपका 100। इसको बोलते हैं क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4। ये क्या हो गया आपका 50। ये हो गया आपका, अगर हम यहाँ से ले लेंगे इसको, ये हो गया 75। ये ले लेंगे आप, अगर इन तीनों को ले लोगे तो ये हो जाएगा पूरा 100। एवरेज क्या होती है आपका, मीन बेसिकली क्या होता है, ये क्वेश्चन ही गलत है यार। फर्स्ट मीन, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड, थर्ड, इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल वैसे ही होता है Q3 माइनस Q1, इंटर क्वार्टाइल बोलते हैं इसको। एक सेकेंड आंसर देखते हैं इसको। अरे
तभी तो ड्रॉप है ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन ही गलत है ये। अच्छा ये बात बताओ, तो ये होता है ना, ये कैसा होता है, ये ना हलवा होता है, प्रसाद होता है ये, जो फ्री में मिलता है। अगर इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, लास्ट मिनट में अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हारे पास 2 मिनट बचे और तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम्हारे 10 क्वेश्चन ऐसे जो तुमने टिक नहीं लगाए हैं, इसको छोड़ देना, इनमें टिक लगाया ना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से 3 सही हो जाए, यहाँ से ये सही भी हो गया ना, तुम्हें 2 ही नंबर मिलेंगे, इसमें से 3 भी सही हो गया ना, तुक्के में 6 नंबर मिलेंगे। देख रहे हो, देख रहा है विनोद, पंचायत तो देखी होगी तुमने, देखी होगी तुम, इतने तो खैर अच्छे नहीं हो पढ़ने में कि सिर्फ पढ़ोगे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप है, ड्रॉप वाले क्वेश्चन निकल जाते हैं, हर साल निकलते हैं, 2 या 3 तो आराम से निकलते हैं आपके फ्री के नंबर। चलिए अब देखो, एक चीज और मैं बता दूं, रिसर्च के अंदर ना अब तुम्हारा जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है ना, ये आने लगा है। पहले टी टेस्ट, एस टेस्ट, ये सब नहीं आते थे उसके अंदर। मैंने तुम्हें बोला था जब मैंने स्टैटिस्टिक्स यूनिट कराई थी और रिसर्च कराई थी, एक साथ कराई थी, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब देखो, ये जो कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ये तुम्हारे रिसर्च का पार्ट नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जो कॉमर्स बाकी जो पेपर 2 में आपकी यूनिट आती है। बट क्या करें, जिनकी यूनिट 2 में कॉमर्स, वो उसमें स्टैटिस्टिक्स है, उनके तो बल्ले हैं, वहां से भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका, लेकिन जो बेचारे स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ते वो रह जाते हैं इसके अंदर। चलो, वो तो हो गया ज्ञान आपका। लेकिन ध्यान देना, अगर देखो मुझसे पढ़े, जो बच्चा मुझसे पढ़ा है उसको तो पता ही है ये सब करना है आपने। जो नहीं पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, उसमें स्टैटिस्टिक्स यूनिट को थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना, उसमें ओवरव्यू ले लेना। इसमें मेरी इसमें भी तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिस्टिक्स वाले में पूरा स्टैटिस्टिक्स बताया हुआ है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, हर एक चीज बताई हुई है उसके अंदर, वहां से भी कवर कर सकते हो आप। चलिए, स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है आपकी, लाइक कोरिलेशन, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन एग्जामाइन द एसोसिएशन और रिलेशनशिप वेरिएबल्स। अब देखो, ये कोरिलेशन होता क्या है, जो आपके दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ये दो रिलेशन आपस में एसोसिएशन यानी कि जुड़े हुए हैं, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, ये क्या होता है, इनको बताता है कोरिलेशन। एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विल गेट टू नो अबाउट बाय द कोरिलेशन हियर। ओके, और रिग्रेशन क्या होता है, आपने ये भी आपके एसोसिएशन नहीं बताएगा, लेकिन ये बताएगा आपको, जो एक तरीके से रिग्रेशन में क्या होते हैं, आप स्टेप बैक, स्टेपिंग बैक बोलते हैं इसको, पहले क्या हुआ था, यानी कि बता तो वो रिलेशन ही रहा है ना, क्या चीज, ये वाली चीज जो पीछे क्या हुई थी इसके साथ, कैसे हुई थी, कैसे इफेक्ट हुई है। तो ये बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने, कि जो आपका कोरिलेशन होता है, रिग्रेशन होता है, ये रिलेशनशिप यानी कि एसोसिएशन बताता है आपको दो वेरिएबल के बीच में। ओके, अब देखो, द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिग्रेशन, मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या होता है, स्टेपिंग बैक, यानी कि पीछे वाली चीजों को देखकर आगे वाली चीजों के लिए प्रेडिक्शन करना। जैसे कि हमने देखा कि पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ती जाए, तो आगे भी महंगाई बढ़ेगी ही आपकी। तो ये क्या कर रहे हो, हम पीछे वाले डेटा की हेल्प से आप आगे की जो प्रेडिक्शन कर रहे हो, वही क्या होता है, आपका रिग्रेशन होता है। स्टैटिस्टिक्स वाले जिन बच्चों ने पढ़ी है वो इसका एग्जाम्पल, अगर तुमने अभी भी इसका आंसर गलत सोच रहे होंगे ना तुम, तो तुम सोच लो अपने आप ही, यानी कि तुम तैयारी नहीं कर रहे हो ढंग से, फिर अगर तुम इस बार भी अगर गलत कर रहे हो। इतने इजी क्वेश्चन है ना ये आपके, मैं बता नहीं सकती, गलत करने का मतलब ही नहीं है इन्हें, ठुकोगे वरना मुझसे बढ़िया वाले तुम, अगर तुम्हें क्लास में कराऊंगी मैं, फिर पूछती हूँ तुमसे ये चीजें। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आंसर देख लेते हैं, आपका क्या है इसके अंदर, ये बात देख रहे हो, 1st एंड 2 आर करेक्ट है। चलिए, दो आपके मैंने 21st में मॉर्निंग सेट और आपका इवनिंग सेट दोनों जो है वो कंप्लीट हमने करा दी है इसके अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन प्लीज टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल ब्राइट एस्पिरेंट्स विद, एंड लाइक मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ यार तुम्हारे ऊपर इधर। ठीक है, तो थोड़ा प्यार दे लो वीडियोस के ऊपर। अब ये मत कहना मैम आपने तो बोला था 28 से 28 फेब वाले, वीडियो लंबी हो जाएंगी। 22 फेब वाले हम क्या करेंगे, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगी। तब तक इतना तो करो, इतना कंटेंट दे दिया है इसके अंदर भर के। ये वाला जो चीजें हैं आपकी, क्या बोलते हैं, ये चीजें हैं, नोट्स में डालो इन्हें, नोट्स बनाओ अपने इनके चीजों में। बाकी तो खैर आपका ये है, जो जिनको नहीं पता है वो इनके छोटे छोटे से नोट्स यहाँ पर अपने साथ में बना लो। चलिए, ओके देन, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी की चीजें हम कल कैरी करेंगे दोबारा, डेली मैं आपके लिए यहाँ पर ये सीक्वेंस में लेकर आऊंगी। अभी हमने रिसर्च से स्टार्ट करा है 21 फेब के, कल 22 फेब के हम करेंगे। तो डेली मैं आपको एक वीडियो, हो सकता है कि दिन में मैं 2 भी दे दूँ, मेरी मर्जी। अगर तुम मुझे यहाँ पर मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे तो मैं शायद दे भी दूँ तुम्हें। कमेंट्स में बताना और कौन सी टॉपिक के रिसर्च के बाद कौन सी यूनिट के मुझे कराने हैं ये भी